बच्चों, आपको कुछ जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं। आपको पहचानना है कि जो भी एंट्रीज पास करी गई हैं उनमें इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी की जर्नल एंट्री कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो आपको पहचानना है अमंग द फॉलोइंग एंट्रीज की इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इसकी जर्नल एंट्री कौन सी होगी। ठीक है बच्चों, तो पहली एंट्री है आपके सामने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। दूसरी है बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तीसरी है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। और चौथी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, डिबेंचर्स जब आप कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर रहे हैं तो चलिए डिबेंचर्स तो क्रेडिट होते हैं मगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये एंट्री तो आपकी गलत है। ठीक है बच्चों, और जब आप लोन ले रहे हैं और डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो चलिए डिबेंचर्स तो क्रेडिट होता ही है मगर बैंक लोन तो आपने लिया है और लोन लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ती है और लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट होती है, मगर यहाँ तो डेबिट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये एंट्री भी गलत है। ठीक है बच्चों, तीसरी एंट्री की बात करें, यहां लिखा है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर्स डेबिट कैसे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट्स वाई एंट्री नंबर सी भी आपकी गलत है। तो अल्टीमेटली चौथी एंट्री ही बची है और वो सही एंट्री है। जब भी डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया जाता है तो हम डिबेंचर्स को तो क्रेडिट कर देते हैं मगर इन डिबेंचर्स के बदले हमें कुछ नहीं मिला है, तो हम एक फेक अकाउंट या एक फिक्टिशियस अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट और ये डेबिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो द एंट्री नंबर डी इज द राइट एंट्री। क्लियर बच्चों, अमन, बलराज और चेतन ये तीनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट और लॉसेस आपस में शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 5:4:3। इनमें से जो चेतन है वो रिटायर हो गया और उसके लिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है फॉर ₹9,000 एज गुडविल। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं फॉर गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और जो पार्टनर रिटायर होता है उसे क्रेडिट ही किया जाता है। यहां भी उन्होंने इसको क्रेडिट ही किया है विद ₹9,000। अब आपसे यह पूछा गया है कि कितना अमाउंट अमन में डेबिट किया जाएगा, अमन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अमन और बलराज जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेनिंग पार्टनर्स हैं और गेनिंग पार्टनर डेबिट ही किए जाते हैं। वो डेबिट किए जाते हैं गेनिंग रेशियो में, बट इस क्वेश्चन में कहीं से भी आपको गेनिंग रेशियो दे नहीं रखा है। तो जब कुछ ना दे रखा हो तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटा दीजिए बच्चों, जो बचा वही आपका नया रेशियो भी हो जाता है और वही आपका गेनिंग रेशियो भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपका गेनिंग रेशियो है 5:4 अमन और बलराज का। अब इस 9,000 को जब आप 5:4 के रेशियो में बांटेंगे तो 5,000 से अमन डेबिट होगा और 4,000 से बलराज डेबिट होगा, और इस तरह से एंट्री बन जाएगी अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बलराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें यहां पे सिर्फ बताना है कि अमन को कितने अमाउंट से डेबिट करना है। तो अमाउंट है बच्चों 5,000 जिससे अमन को डेबिट किया जाएगा, और जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, बलराज का पूछते तो आंसर 4,000 आता, 20 और 16 तो किसी भी केस में नहीं आता। क्लियर बच्चों, बच्चों आपको असर्शन दे रखा है कि गुडविल शेयर ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो असर्शन ये कहता है कि जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, गुडविल के लिए प्रीमियम, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में। ये तो है असर्शन। अब इसका इन्होंने रीजन क्या दिया है बच्चों वो देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि गेनिंग पार्टनर
will be compensated by the sacrificing partner या partners in the ratio of their sacrifice. रीजन ये कहता है कि जो गेनिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट किया जाता है बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ठीक है, किस रेशियो में? जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहा है. तो बच्चों मैं यहां पे बता दूं आपको कि असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है. ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर तो ये है कि बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट. अब क्यों इनकरेक्ट है वो सुन लीजिए और समझ लीजिए. नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. हम ओल्ड पार्टनर्स तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो ओल्ड पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी हो. तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में नहीं, और ओल्ड रेशियो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाता है. तो असर्शन तो इसलिए गलत है. और रीजन में यह कहा गया है कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. सॉरी, रीजन में इन्होंने कहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कंपनसेट करता है गेनिंग पार्टनर्स को, यानी इन्होंने उल्टी बात कही है. ठीक है, गुडविल के लिए हमेशा गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, कंपनसेट करता है, नॉट सैक्रिफाइस करता है, कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. ठीक है, अपने गेनिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कंपनसेट किया जाता है. आमतौर पे गुडविल की जिसमें एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. गेनिंग पार्टनर डेबिट किए जाते हैं गेनिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट किए जाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. यहां पर यह बात उल्टी कही गई है. ठीक है बच्चों, तो असर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट है. तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट. अब अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहां लिखा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो हुए हैं 15,000, उसको पे किया है पार्टनर राहुल ने. यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी हुए थे उन्हें राहुल ने पे किया है, जो एक पार्टनर है. फिर हमें क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि जो विजय है वो एक दूसरा पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया था इस काम के लिए कि वो डिसोल्यूशन वाले काम को देखे. ठीक है, इस डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करे, और उसके लिए फर्म उसको रेम्युनरेशन दे रही है ₹8,000. क्लियर बच्चों, फर्म के द्वारा उसको रेम्युनरेशन दिया जाना है ₹8,000 फॉर लुकिंग आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस. क्लियर बच्चों, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी जो है वो विजय की ही है, यानी उसको ही बेयर करने थे ये एक्सपेंसेस. वो अलग बात है, इसे राहुल ने पे कर दिया. ठीक है बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको किस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, जो अबव इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके लिए या उसके वजह से. तो बच्चों मैं आपको यहां जो एंट्रीज बनेंगी वो बनाकर दिखा देता हूं, फिर आप खुद समझ जाइएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करना चाहिए. तो पहले देखिए बच्चों, जो रेम्युनरेशन दिया जाएगा विजय को बाय द फर्म, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल अकाउंट. ये है रेम्युनरेशन की एंट्री. अब रही बात रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, उसको तो बेयर करना था विजय को, और पे कर दिया है उसको राहुल ने. अगर विजय खुद ही पे कर देता उन एक्सपेंसेस को जो 15,000 हुए हैं, तो हम कोई एंट्री बनाते ही नहीं, क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस अगर बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर होता है तो हम उसकी कोई एंट्री बनाते ही नहीं है. लेकिन अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर बेयर करता है और दूसरा पर्टिकुलर पार्टनर पे कर देता है, तो ऐसे में जो पार्टनर बेयर कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और जो पे कर रहा है राहुल, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से.
तो अबव इंफॉर्मेशन से तो ये 2 एंट्रीज बननी है। अब इनमें रिलेशन इस एंट्री में तो आया ही नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। इस एंट्री में आया है वो भी ₹8,000 से। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो डेबिट होगा विद ₹8,000। ठीक है, ओनली फॉर द रेम्यूनरेशन पार्ट, नॉट फॉर द एक्सपेंसेस पेड बाय राहुल। क्लियर बच्चों? हो गया क्लियर ये सॉल्यूशन? PQR पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट और लॉसेस शेयर किया करते थे वो लोग आपस में इन द रेशियो 5:3:2। याद रखिएगा, इस रेशियो में वो पहले प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में, लेकिन 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी और रेशियो में फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे, लेकिन हमें बता नहीं रखा कि वो नया रेशियो क्या है जिसमें वो फ्यूचर में प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे फ्यूचर के लिए, उस दिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में अपीयर होता हुआ दिखाया गया है। जो उनकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वैल्यू थी उसकी ₹4 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में दे रखा है, इसका मतलब वो लॉस है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। इट मींस इट हैज अ डेबिट बैलेंस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस हुआ करता है। अब उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी गई है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। एंट्री कुछ इस तरह से है: P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट। P के कैपिटल अकाउंट में 25,000 डेबिट किया है, Q के कैपिटल अकाउंट में 5,000 क्रेडिट किया गया है, और R के कैपिटल अकाउंट में 20,000 क्रेडिट किया गया है। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना है और गेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉसेस की एडजस्टमेंट एंट्री में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट किए जाते हैं और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट किए जाते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करने का लॉजिक होता है, या अमाउंट जो निकाला जाता है वो ऐसे निकाला जाता है कि जितना भी उसने सेक्रीफाइस किया होगा इनटू जो भी P&L अकाउंट है उसका अमाउंट। ऐसे ही क्यू के लिए भी जो से क्रेडिट किया होगा तो जो भी उसका गेन है इनटू P&L अकाउंट का अमाउंट। ऐसे ही आर को क्रेडिट किया होगा जो भी उसका गेन है इनटू P&L अकाउंट का अमाउंट, जो कि 4 लाख है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये तो बता रखा है कि PQR जो है कितने अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हुए हैं, और आपको ये भी पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल अमाउंट कितना है। तो ऐसे में इनका गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और जैसे हमें इनका गेन और सेक्रीफाइस मिलेगा, हम इनका नया शेयर भी आसानी से निकाल लेंगे, और नया शेयर निकाल लेंगे तो नया रेशियो भी आ जाएगा, है ना बच्चों। वैसे क्वेश्चन में हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में इनका नया रेशियो ये दे रखा है, ऑप्शन बी में ये दे रखा है, ऑप्शन सी में ये, और ऑप्शन डी में ये। तो पहले पी का सेक्रीफाइस कितना है वो देख लीजिए बच्चों, मैंने कैसे निकाला है। जितने अमाउंट से उसको डेबिट किया गया अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा अमाउंट, यह आ जाएगा बच्चों 1/16। क्यू को क्रेडिट किया था 5,000 से, तो क्यू का जो गेन है वो जितने अमाउंट से उसको क्रेडिट किया है अपॉन P&L अकाउंट का पूरा अमाउंट, ये आ जाएगा बच्चों 5, और ये 400, तो ये 1/80 आ जाएगा। सही है बच्चों। आर का जो गेन है उसका अमाउंट आएगा जितने अमाउंट से उसे क्रेडिट किया डिवाइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट, 2/40 यानी 1/20। सही है बच्चों, ये हैं इनके सेक्रीफाइस और गेन। इसको हम लिख सकते हैं 5/80, इसको हम लिख सकते हैं 4/80। तो इस तरह से इनके सेक्रीफाइस और गेन आ गए हैं। अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो 1:4 है, और सेक्रीफाइस एक ही आदमी कर रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई जरूरत ही नहीं है।
बाकी तो गेनिंग रेशियो की जरूरत भी नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको नया शेयर निकालने के लिए गेन और सेक्रीफाइस चाहिए, ना कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पी का गेन कितना है, सॉरी पी का सेक्रीफाइस है 5/80 और पी का पुराना शेयर था 5/10। किसी भी पार्टनर ने अगर सेक्रीफाइस किया है तो उसका नया शेयर उसके पुराने शेयर से कम होगा, तो उसका नया शेयर निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए। ये आ जाएगा 35/80। 10 8 80, 5 8 40, 40 - 5 35। क्यों ने, क्योंकि गेन किया है तो उसका नया शेयर उसके पुराने शेयर से ज्यादा होगा, तो उसका नया शेयर निकालने के लिए उसके गेन को उसके पुराने शेयर में प्लस कर दीजिए, उसके गेन को उसके पुराने शेयर में प्लस कर दीजिए। 10 8 80, 3 8 24, 24 + 1 25/80। आर ने भी गेन किया है तो उसका भी नया शेयर उसके पुराने शेयर से ज्यादा ही होगा, तो उसके नए शेयर पे जाने के लिए उसके पुराने शेयर में उसका गेन प्लस कर दीजिए। 10 8 80, 2 8 16, 16 + 4 20, 20/80। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आया 35:25:20। इसे और छोटा कर दे तो 7:5:4 आ जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी लॉस था, और लॉस के एडजस्टमेंट एंट्री में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट किया जाता है, गेनिंग पार्टनर क्रेडिट किया जाता है। और इनका सेक्रीफाइस गेन कैसे निकाला, जिस अमाउंट से डेबिट किया अपॉन पीएनएल अकाउंट का टोटल अमाउंट, जिस अमाउंट से क्रेडिट किया अपॉन पीएनएल अकाउंट का टोटल अमाउंट, जिस अमाउंट से क्रेडिट किया अपॉन पीएनएल अकाउंट का टोटल अमाउंट। ये इनके सेक्रीफाइस और गेन आ गए। अगर पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो नया शेयर छोटा है, गेन करता है तो नया शेयर बड़ा है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। इसलिए पी का नया शेयर माइनस करके निकाला गया, क्यू और आर का नया शेयर प्लस करके निकाला गया फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर। ठीक है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका नाम है ईना, मीना और डीका। ईना, मीना, डीका जो हैं वो तीनों प्रॉफिट और लॉसेस आपस में शेयर किया करते थे इन द रेशियो 5:4:1। मीना जो है वो रिटायर हो गई ऑन 31 मार्च 2023, और उसका जो ड्यूज था वो 7,20,000 निकल कर आया, यानी कि उसका जो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट था वो 7,20,000 रुपए निकल कर आया, 7,20,000। अब उस 7,20,000 में से 1,20,000 तो उसको इमीडिएटली पे कर दिए गए, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो बचा हुआ पैसा उसको जो 6 लाख है वो उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट से पे किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब 7,20,000 में से 1,20,000 कम कर देंगे तो बचा हुआ अमाउंट आएगा 6 लाख। ये 6 लाख उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा, यानी हर इंस्टॉलमेंट 2-2 लाख रुपए की होगी। ठीक है बच्चों, और हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ आप पेमेंट करेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी 31 मार्च 2024 को, और दूसरी पे की जाएगी 31 मार्च 2025 को, और तीसरी पे की जाएगी 31 मार्च 2026 को। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है कि बताइए जो 31 मार्च 2025 को इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी उसका अमाउंट कितना होगा। तो बच्चों बड़ा आसान सा आंसर है इसका, और बड़ा आसान है तरीका निकालने का। पहले साल का इंटरेस्ट जो आप निकालेंगे वो 6 लाख पे निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60,000। तो 31 मार्च 24 को जो इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो होगा 2 लाख प्लस ये 60,000, यानी 2,60,000। लेकिन ये पे की जाएगी 31 मार्च 2024 को, क्योंकि ये पहली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है बच्चों, हमसे 31 मार्च 24 का अमाउंट नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया 31 मार्च 2025 का अमाउंट। तो 6 लाख में से एक इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, अब दूसरे साल के लिए जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 4 लाख। इस पे फिर से 10% इंटरेस्ट निकालिए, वो आएगा 40,000। 2 लाख इसमें जोड़ दीजिए जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है इंटरेस्ट में, पेमेंट आएगा 2,40,000।
ये पेमेंट किया जाएगा 31 मार्च 2025 को। तो आंसर तो आपको मिल गया बच्चों, लेकिन मैं तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए भी आपको बता देता हूँ। 2 लाख और कम कर दीजिए तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए। अब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया केवल 2 लाख। इस पे 10% इंटरेस्ट निकालिए, यह आएगा 20,000। इसमें इंस्टॉलमेंट का जो 2 लाख रुपए वो जोड़ दीजिए प्रिंसिपल का। आपको पेमेंट करना है तीसरे साल 2,20,000 31 मार्च 26 को। ठीक है बच्चों, तो पहला तो ये ध्यान रखना है आपको कि पहली बार इंटरेस्ट जो निकालना है पहले साल का वो 6 लाख पे निकालना है, 7/20 में से 1/20 माइनस करके। फिर जो पहले साल के एंड में जो आप पेमेंट करोगे वो 2 लाख तो करना ही करना है आपको, प्लस उस साल का इंटरेस्ट जो कि 60,000 है। तो पहला पेमेंट होगा 2,60,000 का। अगला पेमेंट आपको जो है वो दूसरे साल जो करना है उसके लिए जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो 4 लाख पे निकाला जाएगा। 6 लाख में से 2 लाख प्रिंसिपल के कम कर दीजिएगा। याद रखिएगा केवल प्रिंसिपल के 2 लाख कम करने हैं, पेमेंट में तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, दैट्स वाई। 4 लाख पे 10% इंटरेस्ट निकालेंगे दूसरे साल का 40,000, पेमेंट करेंगे 2,40,000। फिर आपको प्रिंसिपल में से 2 लाख कम करना है। ठीक है, केवल प्रिंसिपल वाला अमाउंट। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है जो पेमेंट कर रहे हो, तो बिना इंटरेस्ट के जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है प्रिंसिपल का सिर्फ वही माइनस करना है आपको। तीसरे साल का जो इंटरेस्ट आपने निकाला है वो 2 लाख पे निकाला है, वो आया 10% यानी 20,000। पेमेंट करना है आपको 2,20,000। ठीक है, हमसे सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछा गया था कि कितना पे करना है, तो आंसर है 2,40,000। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है जो कि बुक्स में अपीयर कर रहा है या बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है एट ₹4 लाख। ये है ₹4 लाख जो अपीयर कर रहा है इन द बैलेंस शीट। एक नया पार्टनर एडमिट किया गया जिसका नाम है सोहेल। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है उसके आने पर वो हुआ 4,50,000, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा है। कितना ज्यादा है बच्चों? बाय ₹50,000। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो आपका रेवोल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए क्लेम के हैं, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको आपको रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा भी यही गया है कि बताइए रेवोल्यूशन अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो मैं आपको पूरी एंट्री करके दिखा रहा हूं, आप खुद समझ जाइए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहां लिखिए 4 लाख, यहां लिखिए 4,50,000 और यहां लिखिए 50,000। तो आप खुद देख सकते हैं बच्चों एंट्री में कि आपका रेवोल्यूशन अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 50,000 से डेबिट हो रहा है। और ये ऑप्शन आपका सी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ना वो 4.5 लाख से डेबिट होगा, ना वो 4 लाख से क्रेडिट होगा, ना वो 50,000 से क्रेडिट होगा, वो सिर्फ डेबिट होगा। वो भी कितने अमाउंट से बच्चों? 50,000 से। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑफ एडिशनल प्रैक्टिस पेपर रिलीज बाय द सीबीएसई बोर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, ये 11 से 16 तक के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं बच्चों आप लोगों से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आए भी होंगे। थैंक यू बच्चों।